बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, अफसोसनाक वाक़या ये हुआ कि इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा पर एक अंडा फेंका गया और ये अंडा उस वक्त फेंका गया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। ये वो रवैया है जहां हम समझते हैं कि डायलॉग जब ख़त्म होता है तो इस किस्म के रवैये जन्म लेते हैं। सियासत जब लड़ाई की तरफ बढ़ती है, जब इख्तलाफात एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाने की तरफ जाते हैं, तो फिर इसी किस्म के रवैये पैदा होना शुरू हो जाते हैं। गुज़श्ता 10, 12, 15 सालों की अगर आप सियासत को देखें तो आप ऐसे रवैये हर जगह पे नज़र आते हैं। इसी मुल्क के अंदर साबिक वज़ीर आज़म को जिस तरीके से उनको जूता मारा गया, वज़ीर दिफा के ऊपर जो है वो हमला किया गया, सही फेंकी गई, वज़ीर दाखिला के ऊपर जो है वो फायरिंग की गई, और ये वाक़यात हमने जगह जगह देखे। इमरान खान साहब पर भी एक कातलाना हमला हुआ जब वो एक जुलूस की क़यादत करते हुए जा रहे थे। ये सूरत हाल इस वक्त इस हद तक ख़तरनाक हो चुकी है कि आज अगर आप कहीं डायलॉग करते हैं, कहीं बातचीत करते हैं, तो किसी शख्स को ज़रा सी बात नागवार गुजरे तो आपको गालियाँ देना शुरू कर देता है। अलीमा खान साहबा के ऊपर जो अफसोसनाक वाक़या हुआ उस पर भी बहुत से लोगों ने मज़म्मत की, लेकिन अगर आप उन टाइम लाइन्स पर जाकर देखें, मज़म्मत करने वालों को भी गालियाँ दी जाती हैं। ये कहा जाता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। यानी गोया एक ऐसी सोच और ऐसी एक नस्ल तैयार हो चुकी है जिसके नज़दीक डायलॉग, इज़्ज़त, मर्तबा कोई हैसियत नहीं रखती। उनका मकसद ही ये है कि दूसरे को गाली दें, दूसरे के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा करें कि वो इस जो है अपनी राय का इजहार करने से ही बाज रहे। ये रवैया इंतहाई ख़तरनाक हो चुका है और ये होना चाहिए कि जिसने भी ये अंडा फेंका या अलीमा खान साहबा की बेइज्जती करने की कोशिश की, उसे गिरफ़्तार भी किया जाए और उसे सज़ा भी दी जाए ताकि जो है वो इस किस्म के रवैये को रोका जा सके। लेकिन आप देखते होंगे गली मोहल्ले में, घरों में बातचीत करते हुए सियासी इख्तलाफात अब सियासी दुश्मनी में बदलते चले जा रहे हैं। इससे कौन रोक सकता है? सियासी लीडरशिप रोक सकती है, लेकिन सियासी लीडरशिप मज़े लेने के चक्कर में है। वो चाहती है कि इस किस्म के इख्तलाफात चलते रहें, एक दूसरों को गालियाँ गलोच देते रहें हम, ताकि उनकी दुकानदारी भी चलती रहे। दूसरी तरफ सैलाब की तबाही है। अब भी हर जगह आपको पंजाब में मुख्तलिफ अजला में पानी पानी नज़र आता है। लोग बेचारे परेशान हाल हैं। सिंध की तरफ सैलाब बढ़ रहा है। सिंध में क्या सूरत हाल होगी, किस कदर ख़तरनाक होगी, इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। फिर साथ थोड़ी सी सियासी माहौल की बात भी करेंगे, क्योंकि मेरे साथ आज दो मेहमान होंगे। एक तो इफ्तिखार अहमद साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, मुल्क की सियासत पर उनसे बातचीत भी करेंगे। और शाहजहां अख्तर साहब होंगे, मैरीन एक्सपर्ट हैं, जो फ्लड्स के हवाले से जिनकी अपनी एक राय है कि इन सैलाब से बचने का तरीक़ाकार क्या हो सकता है, उस पर बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि एक तरफ दो वफाकी वज़रा एक दूसरे के मुखालफ बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला जारी है। महमूद खान अचकज़ई साहब के खिलाफ भी एक बगावत का जो है वो अलम बुलंद होता हुआ दिखाई देता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के अंदर। इन सब पे बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दो मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। मुल्क की सियासत का तज़किरा भी करेंगे और साथ ही साथ सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद, मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार हैं। इफ्तिखार अहमद से जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या, अलीमा खान साहबा पर अंडा फेंका गया, और इसके साथ साथ सियासी महाजराई बढ़ती चली जा रही है। PTI के अंदरूनी इख्तलाफात और PMLN के अंदर जो बढ़ते हुए इख्तलाफात हैं उसका भी जायज़ा लेंगे। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब पुराने वक्त देने के लिए। इफ्तिखार साहब, जो कुछ हुआ रावलपिंडी में, अलीमा खान साहबा जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, उनके ऊपर एक अंडा फेंका गया, ये रवैया सियासत में इतना तकलीफ़देह होता जा रहा है कि अब सियासी रहनुमाओं के ऊपर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अगर इस तरह अंडे फेंके जाएंगे तो ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा? देखें, जिस पर ये वाकया हुआ मैंने उसी वक्त ट्वीट की और इसको कंडेम किया। जी जी। अब जाएं आप मेरी टाइमलाइन पर, मैंने कंडेम किया और जितनी माँ बहन की गाली ये PTI वाले दे सकते थे इन्होंने मुझे दी। जब इस मुल्क में ये रवायत हो गया है तो मुझे बताओ इसका फिर हल क्या है? मैंने किसी के कहने पे कंडेम नहीं किया, मैंने जाती तौर पे समझा कि ये रवैया गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं। मैंने ट्वीट की, हार्डली इस इंसिडेंट जैसे इंसिडेंट का इल्म मुझे हुआ, यू कैन गो ऑन माई टाइमलाइन, कि मैंने ट्वीट की और इसको कंडेम किया। फिर जो मुझे गंदी तरीन गाली दी गई वो भी देख रहे हैं। फाइनली फिर आधे घंटे के बाद मैंने उसको वो जो पाबंदी होती है कि सिर्फ वही जवाब देख सकते हैं,
जिसको आप चाहें। मैंने इफ्तिखार साहब आपका ट्वीट देखा, आपके ट्वीट के बाद यानी आपने कहा ये जो सियासत में इंतहा पसंदी आ गई उसका भी आप बार बार तज़किरा करते रहते हैं, लेकिन उसके नीचे आपके ऊपर एतराज़ात, आपको गालियां देना, ये रवैया मैं वो आपसे जानना चाह रहा था कि फिर रुकेगा कहाँ पे जाके? अब अंडों से आगे फिर डंडों पे बात चली जाएगी, ये लड़ाइयाँ गली गली अगर होना शुरू हो जाएंगी तो आपका सियासी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम फिर आगे कैसे बढ़ेगा? देखो, मैं दो एक साल से कह रहा हूं कि ये दोस्त जो हैं, जो ये सियासी पार्टी के अपने आप को कहलाते हैं, ये अनार्किस्ट हैं। ये इस मुल्क में अनार्की फैलाना चाह रहे हैं। इसके लिए ये कोई मौका नहीं गवाते। अब मुझे बताओ कि यकीन करो कि जो मैंने वीडियो देखी मुझे अफसोस हुआ और मैंने कहा कि ये जो अमल है ये काबिल कबूल नहीं है। मैंने किसी के दबाव के नीचे नहीं कहा, मैं इसको सही तौर पे समझता हूं कि पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक नई साजिश है। इस मुल्क में जो एक सुकून है, इसको देखें, हमारा इसको दुनिया भर में राब्ता दोनों ब्लॉक के साथ बेहतरीन है। और आज की बात है, चंद महीने हफ्ते पहले हमने अपने बदतरीन दुश्मन को बदतरीन शिकस्त दी है। फिर हमारा जो डिफॉल्ट का ख्वाहिश थी इन लोगों की वो नाकाम हुई है। इन्होंने IMF को खत लिखे, इन्होंने कांग्रेसमैन को खत लिखे, इन्होंने जाके वहां पे लॉबी की, सब नाकाम हो गए। फिर इन्होंने कहा कि हम चढ़ाई करेंगे, फिर इन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की, वो नाकाम होगी। बाबा ये चाहते क्या है? इसका मतलब है ये सियासत नहीं चाहते, ये अनारकी चाहते हैं। अब इन्होंने जो असेंबली की सीटें छोड़ने का फैसला किया है, जो कायमा कमेटी है, तो इट इज नॉट फॉर डेमोक्रेसी, इट इज देयर एंटी डेमोक्रेटिक अप्रोच। तो मैं क्या कह सकता हूँ? इस हाल सूरत हाल के कोई भी तजिया करे ईमानदारी से, तो ये अनारकी नहीं है तो और क्या है? लेकिन इफ्तिखार साहब, अगर कायमा कमेटी से मुस्ताफ़ी होने के बाद हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि हुकूमत के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब और हनीफ अब्बासी साहब मद्दे मुकाबले हैं। ख्वाजा साहब को बलदियाती निज़ाम के ऊपर, सड़कों की तामीरात के ऊपर एतराज़ात हैं। दूसरी तरफ हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि जनाब जिसने अपोजिशन करनी है, ये इस किस्म के बयान देने हैं, वो अपोजिशन के बेंचों पर जाकर बैठ जाए। ये वज़रा के माबैन भी इख्तलाफात हैं या महज बयानबाजी है? देखो, बात ये दोस्त के तुम्हारा रवैया और मेरे रवैये में फर्क हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरे और तुम्हारे इख्तिलाफ की बिना पे मुल्क में जमहूरियत खत्म हो जाएगी। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। बिल्कुल उस सियासी जमात में दो राय पाई जाती हैं। एक राय ये थी कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो ये राय बहुत मजबूत राय थी कि 2 बिल पास करवाने के बाद इलेक्शन को अनाउंस कर दिया जाए। लेकिन जब वो इलेक्शन की अनाउंसमेंट की तरफ गए तो यहाँ से कहा गया कि हम मार्च करने लगे और धरना देने लगे हैं, तो वो सारी सूरत हाल बदल गई। ठीक, आज अगर ख्वाजा आसिफ एक चीज की निशानदेही कर रहा है, हालांकि उसको ये निशानदेही आज से कई साल पहले कर देनी चाहिए थी। और आज हनीफ अब्बासी जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, हनीफ अब्बासी को भी पता है कि ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से एक प्रोजेक्ट को बनाती है, उस प्रोजेक्ट को अप्रूव करती है और उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करती है। इस सारे प्रोसेस में पॉलिटिशियन का कोई रोल नहीं है, मासिवाय कभी कभार उनको मीटिंगों में बुला के प्रेजेंटेशन दे दी जाए और उनसे कोई राय ले ली जाए। ना तो वो PC1 बनाते हैं और ना ही वो जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसकी जाके तहकीक करते हैं, तफ्तीश करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, और ना ही ये उनका काम है और ना ही किताबों में ये इख्तियार उनको दिया गया है। तो मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जितना भी एक काम है और जितना भी निज़ाम हुकूमत इस वक्त है, वो मेजॉरिटी ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है और ये मुनासिब नहीं है। इससे जमहूरियत को फायदा नहीं पहुंच रहा। इफ्तिखार साहब, ये फिर सियासतदानों की कमजोरी आप कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी की आप चालाकी कहेंगे? वजह क्या है आखिर? सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट को जो है वो अपने ऑर्डर्स देने होते हैं, लेकिन यह हमें नजर आता है, जिसका आपने भी निशानदेही की, कि ब्यूरोक्रेसी अगर इतना ताकतवर हो जाए तो फिर सियासतदान क्या करेंगे? सियासतदानों को चाहिए कि अपना वो रोल प्ले करें जो रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन आज रोल प्ले करने का ऐलान किया गया, काश ये रोल डे 1 से प्ले करते।
आज खरबों रुपए के प्रोजेक्ट वाइल यू आर टॉकिंग, जहाँ मुझसे आप बात कर रहे हैं, इसका खरबा रुपए के प्रोजेक्ट की आप बात सुन रहे हैं, वो चल रहे हैं। मैं कहता हूँ वो खरबों रुपए के प्रोजेक्ट असल में अवाम के नुमाइंदों की मुकम्मल मर्जी से होनी चाहिए। उसकी अलग से लेके ये तक उस इलाके के एमएनए एमपीए या मुंतखब नुमाइंदे के इल्म में होनी चाहिए कि मकसद क्या है। ये नहीं कि उनको एक प्रेजेंटेशन दे दी जाए कि हम यहाँ से सड़क निकालेंगे और वहां तक सड़क ले जाएंगे, 6000 गाड़ियों को फायदा होगा, इतना फ्यूल बचेगा, इतनी अपना क्लाइमेट चेंज होगी। ये सब पढ़ लिखी बातें हैं। अमली तौर पर देखने की वो जो सड़क बनाई जा रही है उसकी क्वालिटी क्या है, और जब क्वालिटी की बात आती है तो ये इख्तियार एमएनए एमपीए या किसी भी मुंतखब आदमी के पास नहीं है कि उसकी क्वालिटी को जाके चैलेंज करे। हाँ, निशानदेही करता है लेकिन चैलेंज नहीं कर सकता। एक वाकया मुझे याद है पंजाब में कि एक प्रोजेक्ट था रावलपिंडी का, वहां पे ठेकेदार बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहा था और उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इट इज ओनली वंस, मैं चीज जानता हूँ 23 सालों में। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पैसा है जो इसका इस्तेमाल है, इसका इख्तियार नुमाइंदों के पास होना चाहिए। ये फैसला मुझे करना है कि मेरी गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में किस किस्म की तमीराती काम होने चाहिए, कौन सा स्कूल बनना चाहिए, कौन सा हॉस्पिटल बनना चाहिए, बनना भी चाहिए नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये इतराज दोनों के दरमियान है, एक फरीक कहता है कि उसको अब सड़क टूटी हुई याद आ गई, दूसरा फरीक कहता है कि तुम पहले सोए हुए थे। दोनों फरीकैन को से अगर बात की जाए तो वो बड़ी बातें करेंगे, लेकिन उनके पास अख्तियार नहीं है कि वो प्रोजेक्ट को का PC1 तैयार करें। PC1 ब्यूरोक्रेट ही तैयार करता है, उसकी तमाम इम्प्लीमेंटेशन वही करता है। इफ्तिखार अहमद साहब, एक तरफ हुकूमती जमात में इख्तिलाफात की खबरें हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नहीं, आई डिसएग्री विद यू। ये दो अफराद के दरमियान जो बात हुई खुलेआम हुई, इससे इसका ये मतलब तो नहीं कि उस पार्टी के अंदर कोई बहुत गहरा इख्तिलाफ पैदा हो गया और कोई बहुत गहरी दरार पैदा हो गई है जो पूर्ण ना हो पाएगी, ऐसी बात नहीं है। और सेम इज विद द पीटीआई का क्राइसिस क्यादत का क्राइसिस है। उनका जो कायद है वो हर वो फैसला करता है जो उसकी मर्जी में आता है। लेकिन यहाँ पे जो आदमी है जो इलेक्शन एक हार भी गया, लेकिन जो फैसले करता है, अभी पिछले दिनों छांगना गली में जो मीटिंग हुई उसमें जो फैसले किए गए तो साफ ज़ाहिर है कि वो फैसले आपस में मुशावरत से किए गए। लेकिन दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम है कि फैसले मुशावरत से नहीं होते। उनकी बहन कुछ कहती है, उनके करीबी जो दोस्त वकला हैं वो कुछ पॉलिसी लेके आती हैं। अब वो ये फैसला करना है कि इलेक्शनों का ज़िमनी का बाइकाट करना है नहीं करना है, अभी तक वो इस नतीजे पे नहीं पहुंचे। अब वो पार्लियामेंट को भी छोड़ने जा रहे हैं। जी इफ्तिखार साहब, महमूद खान अचकजई साहब का नाम अपोजिशन लीडर के तौर पे अनाउंस किया गया। पार्लियामानी पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है। पीटीआई के अपोजिशन लीडर अचकजई साहब बन पाएंगे? आई हैव ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर महमूद अचकजई। मेरा उनसे जाती ताल्लुक भी है। मैं समझता हूँ को उन्हें ये इस्तेमाल करना चाहते हैं बिकॉज ही इज ए वेरी गुड स्पीकर और ही हैज ए ग्रिप ऑन द वर्ड्स, शायद इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन असूली तौर पे लीडर वही होता है पार्टी के या अपोजिशन का जो उस पार्टी की मेजॉरिटी हो। इनके पास गालिबन 92 के करीब कौमी असेंबली की सीटें हैं। ये जो कुछ निकाले गए, अगर इनको निकाल दिया जाए, इवन देन दिस इज द लार्जेस्ट पार्टी इन द नेशनल असेंबली। तो लार्जेस्ट पार्टी का अपना आदमी जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अचकजई साहब भी नाराज होते नजर आते हैं। इफ्तिखार साहब, पीटीआई के बाद बयानात की तरफ से पार्लिमानी पार्टी में होने वाली तनकीद की वजह से। बाइज्जत आदमी हैं, उनके वालिद ने भी बड़ी जबरदस्त जिंदगी गुजारी। उनके हुजरे में एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया जिससे उनकी डेथ हुई। ये उन सियासतदानों में से हैं जो अपने अवाम के हकूक की बात भी करते हैं, लेकिन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, ये फेडरेशन के अंदर रहते हुए
फेडरेशन को तस्लीम करते हुए अपने अवाम के हकूक की बात करते हैं। सो इसलिए उनकी बड़ी अहमियत है। अब पता नहीं इस अहमियत का फायदा ये उठा पाते हैं पीटीआई वाले या नहीं, या वो पीटीआई को ये फायदा पहुंचा भी सकेंगे या नहीं, क्योंकि पीटीआई के बारे में कोई बात हतमी कहना बहुत मुश्किल है। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, मुमकिन है 1 घंटे के बाद पीटीआई का स्टांस भी चेंज हो जाए। जिस जमात ने 2 असेंबलियां तोड़वा दी हों, जी मुझे समझ नहीं आती वो जमहूरियत की बात कैसे करते। और वो दोनों असेंबलियां इनकी अपनी थी, क्यों तोड़वाई गई कोई जवाब नहीं है। भाई मेरी ख्वाहिश है तोड़ दो। तो जमहूरियत ऐसे नहीं चलेगी, और खासतौर पर पार्लियामानी डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चल सकती है। पार्लियामानी डेमोक्रेसी में तो गिव एंड टेक होता है। देखो बहुत सख्त वक्त आया पीपल्स पार्टी के ऊपर, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी उन सियासी जमातों के साथ बैठी जिनके बारे में मोहतरमा बेनजीर का ये कहना था ये मेरे बाप के कातिल हैं। लेकिन जमहूरियत के लिए, पार्लियामानी सिस्टम को आगे ले जाने के लिए वो बैठे इकट्ठे और उन्होंने सिस्टम को आगे ले जाने की कोशिश की और वो सिस्टम को आगे ले गए। जब तक ये सियासी जमात दूसरी सियासी जमातों के साथ बैठ के मसाइल के हल को तजवीज़ नहीं करती, मैं नहीं समझता कि इसको मैं एक पार्लियामानी सियासत में यकीन रखने वाली जमात कहूँगा। इसलिए मैंने लफ्ज़ कहा कि ये अनार्किस्ट है, ये अनार्की फैलाना चाहते हैं। किसके कहने पे फैलाना चाहते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से। लेकिन इनके जो अमाल हैं, जो ये अमल करते हैं, जो इनका एक्शन है, मैं उसी बुनियाद पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। और कोई तरीकाकार नहीं है किसी के बारे में जायजा लेने का। आप उनके अमाल और उनके लफ्ज़ों, उनकी तकारीर और उनके अमल के हवाले से बात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार साहब, कंटिन्यूटी की बात हो रही है आजकल। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये कंटिन्यूटी जो है वो 2030 से आगे भी जा सकती है। माजी में भी हमने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जब एक पेज पर होते हैं तो उस वक्त हुकूमत के खिलाफ तनकीद होती है, जब दरार पड़ती है अपोजिशन खुश होती है। इस वक्त आपको क्या लगता है, इस वक्त का जो एक पेज है, ये कंटिन्यूटी आपको जो राणा सनाउल्लाह जिसका दावा कर रहे हैं, ये नज़र आती है आपको मुस्तकबिल में काफ़ी अरसे तक? आपको एक चीज नई नजर नहीं आई कि दोनों गैर मुल्की जो दुनिया की अहम तरीन तकरीबात हुई जी और सियासी गैदरिंग्स हुई, उनमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ फील्ड मार्शल भी गए। इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। क्या आपको दुनिया में कोई ऐसी तकरीब याद आती है? नहीं। इसका मतलब है कि हकीकी मायनों में ये दोनों एक साथ चल के एक ऐसा पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो मजबूत हो। ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं मान लेता हूं कि कल लाखों का मजमा आता है, वो जेल का दरवाजा तोड़ देता है, इमरान खान को बाहर ले आते हैं, इमरान खान साहब बेहतरीन गाड़ी पर वेव करते हुए चल पड़ते हैं, तो क्या वो सीधे के सीधे पार्लियामेंट में चले जाएंगे? क्या तमाम की तमाम पार्लियामेंट की सीटें खाली हो जाएंगी और वो मजमे के साथ पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हो जाएंगे और हुकूमत की फॉर्मेशन हो जाएगी? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। तरीका वही होगा पार्लियामेंट में जाने का जिसका तयन पाकिस्तान के आइन में हो चुका है। हाँ भला आप कितने ही पॉपुलर क्यों ना हो, हाँ भला आपके साथ कितनी ताकत क्यों ना हो, आपको एक प्रोसेस पे गुजरना पड़ेगा। और आपने कहा कंटिन्यूटी की बात, तो वो 5 साल के अंदर इलेक्शन कराने, मेरा ख्याल कितना अर्सा रहेगा इलेक्शंस में? प्लीज टेल मी। तकरीबन 4.5 साल। If they have the majority, they can be the next ruling party, and that's all. वहां तक जाने के लिए अनार्किस्ट रवैये को चेंज करना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, और लोगों के दिलों में जो नफरत पैदा कर दी है बड़ी खतरनाक है। आप देखें, मैंने जो ट्वीट की वो इसलिए की कि मैं समझता हूं कि किसी को अंडा मारना गलत है। हालांकि यहाँ पे जूती भी मारी गई एक प्राइम मिनिस्टर को, एक पर 6 भी फेंकी गई, एक को गोली भी मारी गई, ये सब वाकयात हुए। इसके बावजूद हम समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हमने कंडेम किया। और कंडेम करने के बाद जो नीचे गालियां मैंने वसूल की हैं, उससे पता लगता है कि ये क्या बीज इन्होंने बो दिया है,
उसकी फसल कितनी खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मुल्क भर में सैलाब की सूरत हाल के हवाले से। सैलाब अब भी तबाही मचा रहा है, दरियाओं में पानी है, तुग़यानी है, और पानी कई घरों में, कई बस्तियां जो है वो तबाह बर्बाद कर चुका है। हुकूमत की पॉलिसियाँ क्या नाकस पॉलिसियाँ ही आड़े आती हैं, या सैलाब से रुकना जो बचना मुमकिन ही नहीं है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। सैलाब की तबाही हर तरफ जारी है। अब ये कहा जा रहा है कि सिंध में सैलाबी खतरा अपनी जगह पर मौजूद है, क्योंकि दरिया चनाब से, दरिया रावी से जब पानी पहुंचेगा, सखर के बाद की सूरत हाल क्या होगी। इस वक्त भी पंजाब के मुख्तलिफ देहात ज़ेरे आब हैं। बहुत से किसान जो हैं वो इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार भी हैं। हुकूमत की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया गया है, उनको तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है, खुराक पहुँचाने का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। लेकिन इतने वसी पैमाने पर जो तबाही हुई है, बाज़ जगहों से लोगों की शिकायत भी हैं, क्योंकि हर जगह पे शायद हुकूमती ज़िम्मेदारान का पहुँचना मुमकिन भी नहीं है। और अगर यही सूरत हाल सिंध में रहती है तो सिंध की क्या सूरत हाल होगी। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए सैलाब की, तो सैलाब के बारे में अब भी हिंदुस्तान ने जो है वो पाकिस्तान को आगाह किया है, मज़ीद पानी छोड़ा जा रहा है। अगर पानी मज़ीद छोड़ा जाता है तो उससे कितनी बड़ी तबाही आ सकती है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेरीन एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर हैं अटलांटिक डाइवर्स के, जनाब शाहजहां अख्तर साहब। शाहजहां अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शाहजहां अख्तर साहब, इस वक्त सूरत हाल जो है सैलाब की, अगर उसको देखा जाए तो वो कहाँ तक कंट्रोलेबल है? पानी मजीद आएगा, पानी मजीद सिंध की तरफ बढ़ेगा? सिंध में एक बड़ा इलाका जो है वो ज़ेरे आब आने के खदशात अपनी जगह पर मौजूद हैं, इससे बचने का रास्ता क्या हो सकता है, ये भी बताइएगा। और दूसरा, आप क्या तवक्को करते हैं कि सिंध के अंदर सैलाबी पानी जो है वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है? जी, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। सूरत हाल ये है कि हम सीखते नहीं। 88 का बहुत बड़ा फ्लड आया, हमने कुछ नहीं सीखा। 2014 में आया, हमने क्या किया, भूल गए। अभी 2025 में आ गया है, चंद दिनों बाद हम ये भी भूल जाएंगे। बहुत ज्यादा तबाही की है पंजाब में। देख लें आप, हमारा जितना सिस्टम है इरिगेशन का, और एक हिसाब से बेचारा अपने बेबस होके खड़ा हुआ है, और बंद ब्रीच करके हमें पानी को रास्ता देना पड़ रहा है। और उसकी वजह सर ये है कि हमारे जो रिवर्स के चैनल हैं, इन बिल्कुल बंद किया हुआ है मट्टी ने, ब्लॉक हैं ये बिल्कुल। और इनमें आप यकीन करें, सिंध में खासकर, पंजाब में, सिंध में, थ्रू आउट ठंडा तक, इनमें डेल्टास बने हुए हैं 5 एकड़ का, 50 एकड़ का, 1000 एकड़ का। और सिंध की सूरत हाल सर ऐसी है कि दुआ करें कि 8 सितंबर को जो रेला गुड्डू से गुजर रहा है वो खैरियत से गुजर जाए, मगर लग ऐसा नहीं रहा। हालात ऐसे कुदरत की तरफ से, फितरत की तरफ से, कि वहां पे कभी महेड़ और दादू, इन इलाकों में काफी सैलाब आ चुका है और लोग बेघर हो चुके हैं। और यही सूरत हाल पंजाब की आपके सामने और पीछे से फिर आ रहा है, और हम सीख नहीं रहे। हमें सीखना चाहिए, 1 दफा 2 दफा, ये तो हर साल या 2 साल बाद ऐसा फ्लड आएगा, हम बह जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, टीवी पे जाहिर है इतनी ज्यादा आपके पास ना तो टाइम होता है, ना फिर वो हर बंदे ने जवाब देना होता है। मेरी रिक्वेस्ट है पीएम साहब से और आर्मी चीफ साहब से कि मेरी प्रपोजल है, मुझे बुलाएं, मैं अपने किराए पे आऊंगा, मैं वॉलंटियरली लीड करता हूं इस चीज को। ये जितना भी हमारे डेल्टाज है इनको रिमूव करें चैनल से। आप मैप पे भी चले जाएं, आप मराला हेड वर्क्स का देख लें बिफोर फ्लड, तो उसके आगे बहुत बड़ा बिल्कुल बिराज के आगे, हेड मराला के, आपको बहुत बड़ा डेल्टा नजर आएगा जिसमें रास्ता नहीं है पानी का। यही हाल रावी का है। रावी ब्रिज से आप देखें, कामरान की जो 12 दरी है, उसकी जो राइट साइड है फरखाबाद वाली, वो सारी बंद हो चुकी है। पहले हमने देखा था बचपन में कि 12 दरी सेंटर में होती थी, दरिया चल रहा होता था। यही सूरत हाल आगे आप चले जो थीम पार्क में इतना बड़ा हादसा हुआ है। एक तो वहां की मिट्टी खोदी कि वो सारी बैरियर टोन इस्तेमाल करके, वो जाहिर उन्होंने तो पे किया, जिस बेचने वाले ने जमीन बेची है, ये उस जालिम को सोचना चाहिए था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और वो 12-15 फीट डेप्थ में है पानी से, रिवर लेवल से वो नीचे है। अब जब फ्लड आया तो मुलनवाल के पास 2-3 डेल्टास बने हुए हैं, आप वो भी देख लें मैप पे। वो सारा उसी वजह से पानी सारा उसमें आया, और चूंग और ये पार्क व्यू वगैरह सब गए, क्योंकि किसी ने कोई बंदोबस्त किया ही नहीं था। हमारा रिवर जो है सर, वो रास्ता मांगता है, फितरत के खिलाफ हम जा नहीं सकते। और ये कानून फितरत है कि हम जैसे अपना रास्ता, दरिया, पानी, हर चीज अपना रास्ता, हवा खुद बनाती है।
और उसके लिए हमें अल्लाह ने अकल भी दी है, अशरफ अल मखलूकात बनाया है, हमें अब सीख जाना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं पीएम साहब, मुझे मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि बुलाएं मुझे एक दफा, मैं प्रपोजल देता हूं। शाहजहां अख्तर साहब, ये जो दरियाओं की गहराई है कितनी होनी चाहिए इस वक्त? रावी की अगर हम बात करें, चनाब की बात करें, दरिया सिंध की बात करें, कि अगर इतनी गहराई हो जाती है तो पानी बाहर नहीं आ सकेगा। सर ये कम अज कम 35 फीट इसकी डेप्थ होनी चाहिए थ्रू आउट, इससे ज्यादा हो जहां पे वो कुदरत की तरफ से वो है। अब ये जो बाहर आ गया 35 फुट से 5-5, 10-10 फीट बाहर है जहां पे काश्तकारी की जाती है, सर वो कुदरत के खिलाफ हम जा रहे हैं। हमें तो वो नेचर के अगेंस्ट जाना, कभी किसी को कामयाबी नेचर के अगेंस्ट जाने से नहीं मिलती। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि ये डेल्टा से रिमूव करें। लेकिन ये डेल्टा पूरे मुल्क में ये डेल्टा खत्म करना दरियाओं से आसान काम होगा? इसमें तो बहुत बड़ा बजट भी चाहिए होगा। सर इतना बजट इसमें नहीं है। आप लाहौर के जितने ये मट्टी फिलिंग वाले हैं ना, घरों की कर रहे हैं, आप इनको बाहर की बजाय ना उधर छोड़ दें कि फ्री उठा लो, ये अंदर से ले जाएंगे मट्टी। और इस पे इतना जितना हम फ्लड में रो रहे हैं सर, हमारा एक जंग से भी ज्यादा खर्चा इस वक्त, हमारी बुरी सूरत हाल है फ्लड में। हम खाने को तरसेंगे, हमारी जो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो गई, हमारी क्रॉप्स सारी गई। अब वहां आगे क्या करेंगे? एक तरफ हम रोते हैं कि बारिशें नहीं हो रही, जब बारिशें होती हैं तो हम रोते हैं कि भाई हम बह गए पानी में। सर ये तो हमें लड़ना पड़ेगा और जंगी बुनियादों पे। मैं बार बार कह रहा हूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पीएम साहब को होना पड़ेगा, जरदारी साहब को होना पड़ेगा, तब जाके ये जंगी बुनियादों पे ये मसला हल होगा। करेंगे तो होगा, नहीं तो सर ये हम ऐसे ही बहते रहेंगे, ऐसे ही रोते रहेंगे, ऐसे ही भूल जाते रहेंगे वक्त के साथ, और कोई हमें याद करने वाला नहीं होगा। ये आज की बातें हैं, ये आप मेरी लिख लीजिएगा, ये हिस्ट्री का हिस्सा है। अगर हम अब भी नहीं समझेंगे सर, हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं होगा। शाहजहां साहब, इस वक्त दरिया सतलुज की सूरत हाल ये है कि इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, बंद टूट चुके हैं और ख़ासतौर पर कई देहात और हज़ारों एकड़ जो है रकबा यहाँ डूब गया है। गंडा सिंह वाले के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है, दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, रावी सतलुज और चनाब में सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। यही अगर दरिया सिंध में जाता है पानी, तो क्या आप समझते हैं कि उस वक्त तक पानी कितना होगा? क्या पानी रिवर के अंदर ही रहेगा? जी सर, गुड्डू तक तो बर्दाश्त कर लेगा। गुड्डू हमारा बहुत अच्छा बैराज है और अभी उस पर बहुत वर्क हुआ है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से उस पर सारे फाइनेंसिंग की गई है, उस पर काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके सारे गेट वगैरह रिप्लेस हुए हैं, जो नहीं वो भी चल रहे हैं। मगर उसमें भी डेल्टाज हैं सर, उसमें भी 50-50 एकड़ के पीछे आप चले जाएं, राजनपुर के पास आगे आप चले, कोट मिठन के पास आपको 2-2 हज़ार एकड़ रहीमजार खां की अंदर जो सरहद के करीब है, वहां सर आपको 500-500 एकड़, 1000-1000 एकड़ के काबिल काश्त जो है वो रकबे मिलेंगे। हमने तो फितरत के खिलाफ चल के देख लिया, अब हमें फितरत के हक में चलना चाहिए, उसकी जहां जो कह रही है हमें नेचर, हमें उस तरफ चलना चाहिए। हमें ये डेल्टा रिमूव करने पड़ेंगे। सखर की सूरत हाल भी काफी खराब होगी, क्योंकि सखर अंडर अभी वो है रिहेबिलिटेशन में जा रहा है, और उसके भी कुछ गेट्स ऐसे हैं जो चाइनीज ने लगाए हैं और वो काम 2-3 गेट उसके प्रॉपर नहीं कर रहे। ये काफी लोग इनको कह चुके हैं कि ये 2-3 गेट आपके प्रॉब्लम कर रहे हैं, मगर वो अभी तक वो उनकी मेंटेनेंस या उसकी तरफ नहीं देखा गया अभी तक स्टिल। ये क्योंकि हमें कुछ बातें ऐसी हैं जो फिर हमें नोटिस आ जाता है कि भाई आपने ये क्यों कह दिया है, मगर हम तो मुहब्बे वतन हैं, नस्लदार नस्ल इस मुल्क के रहने वाले हैं। हमें दुख होता है जब हमारे बहन भाई बेसरो सामानी की हालत में पड़े होते हैं और अच्छे भले घरानों के होते हैं, और वो एक एक रोटी को तरस रहे होते हैं, और हमारी आवाम फिर 6 महीने तरसेगी इस गंदम को, इस चावल को। और शाहजहां साहब, अभी पंजाब में जो इजलास हुआ है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की सदारत में, उसमें यह तय किया गया कि दरियाओं और आबी गुजरगाहों से तजावज़ात और आबादियाँ ख़त्म की जाएंगी। आबी गुजरगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तफाक किया गया है। फिर सैलाब मुतासिरीन और काश्तकारों के लिए एक पैकेज का अनाउंस भी किया गया है। लेकिन ये रेड जोन बनाने से आप समझते हैं कि अब रुक जाएगी वहाँ पे इंक्रोचमेंट, वहाँ पे जो डेल्टा बने हुए हैं वो रुकेंगे या वहाँ से रिमूव हो सकेंगे? सर हमें रेड जोन बनानी नहीं चाहिए। हम सिर्फ जो दरिया रिवर का अपना हक है ना, हम सिर्फ उसी को दे देना, उसका रास्ता दे दें उसको, उसके जो अगेंस्ट जितने 100 मीटर बन रहे हैं उसका, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास सारे वो मैप पड़े हुए हैं, वो हम उसको क्लियर कर दें। आप यकीन कर उसको डेप्थ में ले जाएं। हमें हर साल ये फंड देने, सैलाब के गरीब फकीर बना देंगे लोगों को हम। इस तरफ तो मैं कहता हूं जाना ही नहीं चाहिए।
हमें तो अपना काम कर रहे, गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए कि ये इसको चैनल रिमूव करना चाहिए, तमाम डेल्टा चैनल क्लियर कर लें, पैसेज हमारे पास खुला हो। आप ही माहिरीन हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी हैं, वापडा के वाटर विंग में भी हैं। ये कैलकुलेट कर लेंगे हमारा यहाँ से 4 लाख क्यूसिक फॉर एग्जाम्पल गुजरता है रावी से, तो हम इसको 8 पे क्यों ना लेके जाएं, इसके चैनल को डेप्थ दे के विड्थ दे के इसको क्यों नहीं लेके जा सकते? सर दुनिया में हर काम होता है, अजमेरा पाम बन सकता है, तो ये हम अपने रावी को यहाँ चनाब इन दरियाओं को साफ नहीं कर सकते सर? ये तो ऐसी कोई नामुमकिन बात नहीं है। ठीक है, दुनिया में होता है और सब कुछ होता है। शाहजहां साहब, आपके पास गोताखोरों की वॉलंटियर्स की एक टीम भी है, अगर खुदा न खास्ता सिंध में कोई इस किस्म का सैलाब आता है तो अपनी टीम आप फराहम करेंगे सिंध हुकूमत को? बिल्कुल सर, मैं मुख्तलिफ डीसीओज के साथ मेरा रब्ता रहता है। अगर कोई, हम तो ऑफर करते हैं, अगला ना बुलाए। अमूमन आदत होती है हमारी बाबू ब्यूरोक्रेसी की, जो हमारे बाबू हैं ना, ये हमें फिर इग्नोर करते हैं कि यार ये कौन लोग हैं। हालांकि प्रोफेशनल्स की जो है ना रिस्पेक्ट सर पूरी दुनिया में करती। मैं सीडा के प्रोजेक्ट करता रहा हूं, मैं पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट करता हूं सर। पाकिस्तान के जितने मेजर प्रोजेक्ट हैं वो मैं कर चुका हूं, और वापडा के भी करता हूं। आप एडवाइजर टू वापडा हैं अमीन साहब पहले रहे, आप शेडो के सॉरी वो एमडी हैं। ये सब मुझे जानते हैं पर्सनली, बहुत अच्छे अच्छे हमने प्रोजेक्ट किए हैं इनके साथ। मगर सर जब हम ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाते हैं ना सर, वहां रिस्पेक्ट नहीं है। हम उनको कॉल भी करेंगे वो अटेंड ही नहीं करेंगे। और हम तैयार हैं, हम 87 से सर हम काम कर रहे हैं। ईदी साहब के लिए करते थे, फ्री करते थे। कराची बोर्ड पे उस तो लाइफ गार्ड नहीं होते थे। कैंटोनमेंट बोर्ड के मनोड़ा में 1-2 लाइफ गार्ड थे, दूसरी डीएचए में थे, बाकी लाइफ गार्ड नहीं होते थे। हम जहां भी जाते हैं सर, जहां में बुलाता है कोई, हम जाते हैं और वॉलंटियर भी जाते हैं। और ये जो मैं ऑफर कर रहा हूँ रिवर्स के लिए, ये मैं वॉलंटियरली पीएम साहब को कह रहा हूँ कि मैं अपने खर्चे, मुझे कोई सैलरी नहीं चाहिए, क्योंकि खिदमत जो होती है सर वो सैलरी पे नहीं होती। सैलरी मुआवजा लेके आप कैसे कह सकते हैं कि मैं खिदमत करता हूं? मैं अपने घर से खाना खाऊंगा, अपनी गाड़ी का फ्यूल जलाऊंगा, मैं इनके साथ इनको लीड करने के लिए तैयार हूं। अगर ये मेरे साथ मेरी प्रपोजल देखते हैं, जब मेरे साथ राब्ता करिए, मुझे बुलाते हैं, और ये इतना नामुमकिन सर काम ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। शाहजहां अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पुराने वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बड़ी अच्छी ऑफ़र है शाहजहां अख्तर साहब की तरफ से कि रज़ाकाराना तौर पर भी अगर कोई मुल्क की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करे तो उसकी खिदमत को लेना चाहिए। ख़ास तौर पर जब दरियाओं की बात होती है, सैलाब से हमें जितनी तबाही का सामना करना पड़ता है, उससे बचने के लिए हमें पहले से इक़दाम उठाना होंगे। पानी आ जाता है, पानी घरों को घेर लेता है, तबाही आती है, फसलें तबाह हो जाती हैं, जानवर जो है उस पानी में बह जाते हैं, कई इंसानी जानों का ज़िया होता है। हम इमदाद देते हैं लोगों को, लेकिन हम कोई मुकम्मल बंदोबस्त ऐसा नहीं करते कि सैलाब की तबाही से बचा जा सके। नाज़रीन, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में कल दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।